स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का मार्च 2024 जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है विज्ञान विषय का, उसका सॉल्यूशन। तो उसका जो पूरा हल है, आंसर की है जो, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सही बहुविकल्पी प्रश्न भाग क्या 1 से 15 सही उत्तर का चयन करके लिखो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी 1 से 15 1-1 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो इसका जो उत्तर है धान, मक्का, कपास। तो ये तीनों सही हैं। तो डी इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग। तो मनुष्य में जो जीवाणुओं द्वारा होने वाला जो सामान्य रोग है, जो इसका ऑप्शन ए है टाइफाइड, वह उत्तर है इसका। इसके बाद जो अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में किस प्रकार का विकास होता है। तो किशोर अवस्था में बौद्धिक, मानसिक और संवेदनात्मक ये तीनों विकास होते हैं। तो इसका उत्तर डी है जो वो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है 4 नंबर, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ली ऑक्सीजन लिख रखा है यहाँ पर, और डी जो है इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। इसके बाद आइए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है। तो विज्ञान की जो आपकी किताब है उसमें जो काला सोना है पेट्रोलियम को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से सबसे पहले मिल सके। तो इसमें जो 6 नंबर प्रश्न है तेल में लगी आग को किस अग्निशमक द्वारा बुझाया जा सकता है। तो जो तेल में आग लग जाती है प्यारे बच्चों, उसको बुझाने के लिए जो ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशमक है इसके द्वारा बुझाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर, वनों को समाप्त करने को डैश कहते हैं। तो वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं, बी इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। गोलिया पिंड, दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड या उल्का पिंड। तो इसका जो उत्तर है इसे हम जो सी ऑप्शन है हमारा प्रदीप्त पिंड, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। तो प्यारे बच्चों ये इसको इंग्लिश में लिख दिया है 9 नंबर में, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट कॉल्ड विच शाइन। तो 9 नंबर प्रश्न में ये लिख दिया है, तो इसका फिर वही उत्तर तो वही रहेगा, गोल्जी पिन, सी ऑप्शन आएगा। तो इसलिए ये आपके 9 नंबर का इसका आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा क्योंकि ये एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट कर दिया है हिंदी और इंग्लिश में। तो अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन ए है युग्मनज ही इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते। कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के समय नहीं होते। तो जो इसका ऑप्शन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, बी है गौण लैंगिक गुणों का विकास, सी है एडम्स एप्पल दिखना, डी है रजो निवृत्ति। तो जो यौवन आरंभ के दौरान परिवर्तन नहीं होता वो उसका उत्तर डी है जो रजो निवृत्ति है, ये 45 साल की उम्र के बाद होता है। तो आइए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं 12 नंबर प्रश्न है कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो कुएं से हम पानी को खींच रहे हैं, तो खींचने को हम अपकर्षण कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं। अपकर्षण और अपकर्षण दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो बी इसका उत्तर है अभिकर्षण हम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, तरल कर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है। तो तरल घर्षण जो है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार, वृत्तीय, और सी है सरल रेखीय। तो सी इसका सही उत्तर है सरल रेखीय जो है, इसके द्वारा हम तरल घर्षण को कम कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है जो इसमें हमें लिखा हुआ है आवृत्ति का मात्रक क्या है, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, हर्ट्ज या डी। तो आपकी जो किताब में है वो हर्ट्ज है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज यानी HZ जो है आवृत्ति का मात्रक है। इसके बाद अगला 15 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन से
कौन विद्युत धारा का कुचालक है, जिसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती? ए पारा, बी सिरका, सी आसुत जल, डी नमक का विलयन। तो इसमें जो प्यारे बच्चों सी है आसुत जल, यह विद्युत का कुचालक है। तो आइए अगला सेक्शन शुरू करते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न खंड ख वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो 16 नंबर प्रश्न है जो, इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखो। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। दाब का मात्रक क्या है? तो प्यारे बच्चों दाब का मात्रक पास्कल है, पास्कल, और इसको हम एक दूसरे मात्रक के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो यह दाब का मात्रक है। इसके बाद अगला 17 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के प्रमुख अवयव डैश और डैश हैं। तो जो अम्लीय वर्षा होती है, जो उसके प्रमुख अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो ये जो 2 मैंने लिखे हैं अवयव, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यह अम्लीय वर्षा के 2 प्रमुख अवयव हैं जो इस वर्षा के दौरान पानी के साथ क्रिया करके जो अम्ल बनते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, खाली स्थान है ये भी, मादा युग्मज एवं नर युग्मज के संयोग की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसको हम प्यारे बच्चों, ये जो खाली स्थान है इसमें हम लिख देंगे, इसको निश्चेजन कहते हैं। तो इसमें ये इस डैश में निश्चेजन आएगा। तो इसके बाद जो 19 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखो। तो आपकी किताब में जैसे एक जो प्राकृतिक परिघटना तड़ित दी हुई है और इसके अलावा जो दूसरी घटना है वो भूकंप का आपकी किताब में वर्णन है, तो आप दोनों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम का डैश नामक उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो जो सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम का जो उत्पाद है उसका नाम क्या है? बिटुमेन। यहाँ पर आप बिटुमेन इस खाली स्थान में लिख देंगे। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपने डैश में क्या लिख देना है? घर्षण कम हो जाता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस में जो प्यारे बच्चों मुख्यतः गैस होती है उस गैस का नाम मीथेन है। तो यहाँ पर आपने मीथेन लिख देना है। अगला प्रश्न है जो, कांच को रेशम से रगड़ने पर ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आपका है 23 नंबर, ये गलत है, यहाँ पर ऋण नहीं धनावेश आएगा। इसके बाद अगला है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। तो ये सही है, अभयारण्य कहलाता है। तो 25 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्रिय ध्वनि को डैश कहते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा, इसको हम क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। इसके बाद अगला जो 26 नंबर प्रश्न है उस पर चलते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, भाग गै अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 26 से 33। इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। तो ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है, जो इसमें हमें यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ वर्ग के 4 जंतुओं के नाम लिखो। तो हमने यहाँ पर प्रोटोजोआ जो है उसकी जो कैटेगरी के जो जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके हमने यहाँ पर 4 के नाम लिखने हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो आ रहे हैं ये 4 नाम हैं। पहला नाम है यहाँ पर अमीबा, तो एक है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा। तो ये 4 जो हैं अमीबा के प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला 27 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है 27 नंबर में, खरपतवार क्या है? उदाहरण सहित बताओ। तो हमने खरपतवार उदाहरण सहित इसका उत्तर देना है। तो यह 27 नंबर का उत्तर है, खरपतवार खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं, जैसे बथुआ, जंगली चौलाई आदि। तो यह इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आइए अगला प्रश्न करते हैं 28 नंबर।
28 नंबर प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो 28 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है आवर्ती की परिभाषा है वो मात्रक लिखें। तो हमने आवर्ती की परिभाषा देनी है और एक मात्रक लिखना है। तो आवर्ती की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज यानी इसे HZ में लिखते हैं, हर्ट्ज है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है चित्र दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर बल्ब नहीं जग रहा तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ये बल्ब फ्यूज हो सकता है, दूसरा ये बैटरी जो इसमें है ये चार्ज ना हो या बैटरी ख़राब हो, तीसरा है जो इसमें द्रव डाला हुआ है वो कुचालक हो विद्युत का, जैसे आसुत जल हो, जहाँ तीसरा चौथा हो सकता है ये जो तार लगे हुए हैं इनका यहाँ पर कोई कनेक्शन ढीला हो, जोड़ ढीले हों। तो आपने इस तरह से ये 3-4 कारण लिख देने हैं। बल्ब फ्यूज हो सकता है, बैटरी चार्ज ना हो, द्रव विद्युत का कुचालक हो या तारों के जोड़ ढीले हों। तो ये 29 नंबर में आपने लिखने हैं। अगला 30 नंबर प्रश्न है स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं? तो स्थैतिक घर्षण की यहाँ पर आपने परिभाषा लिखनी है। तो ये स्थैतिक घर्षण की परिभाषा है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। तो ये स्थैतिक घर्षण की परिभाषा है। इसके बाद अगला 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है कोक की विशेषताएं एवं उपयोग बताओ। तो हमने कोक की विशेषताएं और उपयोग लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कोक की विशेषताओं में यह एक कठोर, सरंदर और काला पदार्थ है। और इसके जो उपयोग हैं यहाँ लिख देंगे हम, इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है 31 के बाद में समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ पर हमने समतल दर्पण की विशेषताएं बतानी है, उसमें प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है। तो ये जो है 32 नंबर प्रश्न का उत्तर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। तो ये 32 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हम जो अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, इस खंड का जो इस भाग का अंतिम प्रश्न है इसको करते हैं। ज्वलन ताप की 33 नंबर में लिखा है ज्वलन ताप को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आपने ज्वलन ताप की परिभाषा लिखनी है। ज्वलन ताप में लिखेंगे हम, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ यानी दाह्य पदार्थ जो है वो आग पकड़ता है। तो यह ज्वलन ताप की परिभाषा है। अगला जो है भाग अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 34 से 41, इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखो। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो 34 नंबर का उत्तर करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो 34 नंबर में लिखा हुआ है मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपकी किताब में जो चित्र बना हुआ है ये आपने मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। तो ये जो चित्र बना हुआ है आपकी किताब में इसको आपने बनाना है और साथ में ये जो मोमबत्ती की ज्वाला के भाग हैं इन सभी भागों को भी आपने साथ में दर्शाना है। तो इस तरह से अगला जो प्रश्न है इसके बाद 35 नंबर प्रश्न में लिखा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो यहाँ पर हमने जो सूक्ष्म जीवों के नुकसान हैं, जो हानिकारक प्रभाव हैं, उन पर नोट लिखना है। क्योंकि यह 3 नंबर का है तो मैंने यहाँ पर 3 प्रभाव लिख दिए हैं। सूक्ष्म जीवों के नुकसान जो हैं यह मनुष्य और पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 यह खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं और नंबर 3 मैंने ये लिख दिया यह पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह आपने 3-4 इसके जो हैं नुकसान हैं जो लिख देने हैं सूक्ष्म जीवों के। अगला जो 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न है कायातरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमने उदाहरण सहित कायातरण का वर्णन
करना है। तो यह 36 नंबर के उत्तर है प्रश्न का। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायातरण कहलाता है, जैसे मेंढक। तो ये 36 नंबर का उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर। स्पष्ट कीजिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन जो है समाप्त हो रहे हैं, इसके बारे में हमने कारण लिखना है। तो हमने यहाँ लिखना है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो इसलिए जो जीवाश्म ईंधन है वो खत्म हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 37 के बाद 38 नंबर है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। 1 टन कागज़ को बनाने में 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है। अंत निम्नलिखित कार्यों के द्वारा हम कागज़ की बचत की जा सकती है। तो पुनर्चक्रण के द्वारा, पुनः के द्वारा, मितव्ययता के से उपयोग और जन जागरण अभियान चलाकर। तो इस तरह से हम जो कागज़ की बचत कर सकते हैं। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो इसमें हमने यौवनारंभ में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में लिखना है। तो ये जो है कुछ परिवर्तनों के नाम यहाँ पर आपकी किताब में लिखे हुए हैं। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन: लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, बौद्धिक, मानसिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। तो ये 6 परिवर्तन यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पेशीय बल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें हमने पेशीय बल का बारे में लिखना है। तो ये है पेशीय बल का उत्तर, हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी को खींचने के लिए पशु अपने पेशीय बल लगाते हैं। तो ये उदाहरण है पशुओं का और ये ऊपर वाली परिभाषा है 2 लाइन में। तो इसके बाद नेक्स्ट है, एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथेली से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो 41 नंबर का उत्तर हमने देखना है अब। तो यह 41 नंबर का उत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल जो संपर्क बल का उदाहरण है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो बल पूछा था, तो बल हमने बता दिया पेशीय बल है जो संपर्क बल का उदाहरण है, और उसमें जो परिवर्तन आता है वो उसकी आकृति बदल जाती है। तो यह जो है लोहे के हथौड़े को पीटने से जो है परिवर्तन होता है, वो इसके बारे में बताया गया है। अगला जो भाग डी है, ड है, यानी दीगर उत्तरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों को उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखे, प्रत्येक के 5 अंक हैं। तो 42, 43, 44 ये 4 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं सॉरी, ये 5-5 अंक के हैं। तो 42 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत लेपन क्या है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझाइए, इसके विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हमने विद्युत लेपन के बारे में लिखना है। तो यह सबसे पहले यहाँ पर विद्युत लेपन की परिभाषा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। तो आप पदार्थ की यहाँ पर धातु लिख सकते हैं, किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे लोहे जैसी धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए यह क्रिया की जाती है। उसके बाद जो अगला प्रश्न था हमारा, यह क्रिया कैसे की जाती है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्युत लेपन के लिए प्रयोग किए जाने वाले टैंक में लेप चढ़ाने वाली धातु के लवण का विलयन लेकर उसमें धन और ऋण टर्मिनल को
जो 2 प्लेटें होती हैं उनको डुबो देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विलयन से धातु ऋण टर्मिनल पर धातु की एक परत बना देती है और धन टर्मिनल से उतनी ही शुद्ध धातु की मात्रा जो है विलयन में घुल जाती है। यहाँ मात्रा शब्द लिखना रह गया, तो शुद्ध धातु की मात्रा विलयन में घुल जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो बताया गया है इसमें जो प्रक्रिया है लेपन की उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो आगे आपकी जो किताब में यहाँ पर पूछा गया है इसके उपयोग, तो ये नीचे उपयोग लिखे गए हैं। टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम, आभूषण, कार के कुछ भाग, इनके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो विद्युत लेपन के द्वारा ही चढ़ाई जाती है। जो आपकी किताब है प्यारे बच्चों उसमें जो विद्युत लेपन के बारे में बताया गया है उसमें तांबे की 2 ये प्लेट ली हुई हैं और कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन लेकर इसमें जो है विद्युत लेपन के बारे में इस डायग्राम की सहायता से आपकी किताब में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला 43 नंबर प्रश्न है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों पर क्रमबद्ध नोट लिखो। तो इसमें जो आपकी किताब में फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं उनको लिखते हुए आपने उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर जो NCERT की ऐप है उसमें से ये जो उत्तर लिया है आपके लिए, तो ये यहाँ पर कुछ विधियाँ लिखी गई हैं। पहली विधि है मिट्टी तैयार करना, दूसरी है बुआई, तीसरी सिंचाई, चौथी खाद देना, पांचवी है खरपतवार नियंत्रण और छठी है फसल संरक्षण। इसके साथ साथ एक विधि और है, 2 विधियाँ और लिखी हुई हैं, कटाई व मंडाई, और 8 नंबर पर है भंडारण। तो इसमें आपने इस उत्तर को भी ऐड कर देना है। साथ में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने इसको पढ़ लेना है। और ये जो पीछे वाला पेज है एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 6 पॉइंट हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। मिट्टी तैयार करना फिर से आप देख लें एक बार, तो इनको भी आपने इस प्रश्न में ऐड कर देना है। 6 और 2 8 ये चरण हैं जो मिट्टी की खेत में फसल उत्पादन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित। तो इस तरह आपने इसको लिख लेना है। इसके बाद अगला जो लास्ट प्रश्न है, आँख की संरचना और कार्यविधि का चित्र सहित वर्णन करें। तो ये आपने जो आँख का संरचना है और जो कार्यविधि है आपने लिखनी है यहाँ से। तो ये आँख के विभिन्न भाग यहाँ पर दर्शाए गए हैं और आँख का जो डायग्राम आपकी किताब में है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखाया है। तो ये नीचे रेटिना लिखा हुआ है, तो ये आपने डायग्राम बनाना है और इसका जो वर्णन है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आपकी किताब में ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा वर्णन लिखा हुआ है, आपने यहाँ से इसको नोट कर लेना है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, ये कठोर होता है ताकि। इसके बाद आगे है थोड़ी सी लाइनें, आपने इनको भी नोट करना है और याद करना है। यह नेत्र के आंतरिक भाग को दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया अथवा स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो यहाँ से ये लिख लेना है आपने, यहाँ तक इसे पुतली कहते हैं और रंग प्रदान करती है। तो आपने इसको यहाँ तक नियंत्रित करती है, मात्रा को नियंत्रित करती है। यहाँ तक आपने इसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। इस तरह से विज्ञान का जो आपका पेपर है 8th क्लास का जो मार्च 2024 का है ये पूरा होता है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।